वेलकम टू प्रिया एजुकेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। ठीक है। अभी करंट अफेयर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ये डिस्कस करेंगे हम अपने दिसंबर मंथ के जो आखिरी लास्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, उन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। ऐसे तो बहुत कुछ हुआ है, बट जो इंपॉर्टेंट है और उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं फिर। और हाँ, ये जो है पूरा करंट अफेयर जो सीरियस एग्जाम है फरवरी में उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सीएचएसएल जो मार्च में है और आईबी के जो एग्जाम मार्च में एक्सपेक्टेड है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम इस बीच में होने वाले हैं, मतलब जनवरी से लेके मार्च अप्रैल के बीच में, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये पहली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप हुई है, खुली है इंडिया में, जो कि खुली है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। सवाल ये आएगा, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप इन इंडिया? फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, तो ये है अपने पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ाई होगी? इसके अंदर होगी various courses including physical education, sports science and sports medicine and sports technology। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वहाँ पे पढ़ाई होगी। और इसका इंटेक कितना है? 50। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं, इंटेक क्या है, क्या पढ़ाई जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि वो कहाँ सेटअप हुई है। तो सेटअप हुई है अपने पुणे डिस्ट्रिक्ट में। और ध्यान रखिएगा, एक और यूनिवर्सिटी है जो कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है अपने, वो है इम्फाल में। तो इससे दो सवाल बन सकता है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है, वो है अपने पुणे में। और एक बनता है कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो है अपने इम्फाल। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो जो अगला जो है अपना टॉपिक ये है इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। ठीक है, अब जब जान लेते हैं क्या ये। जैसे अपने को पता है कि लिथियम इंडिया में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, लिथियम हम जो भी होता है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हुआ ये है कि गुजरात में एक जो इंडिया की सबसे पहली लिथियम रिफाइनरी सेटअप की गई है। अब इसमें होगा कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया क्या करेगी, लिथियम इंपोर्ट करेगी और उसका यूज करेगी अलग अलग चीजों में। जैसे लिथियम का यूज होता है अपने बैटरीज में यूज होता है, और बैटरी से चलने वाली जो कार्स हो रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हो रही है, उसमें यूज होता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात में मणिकरण पावर लिमिटेड के नाम से पहली लिथियम रिफाइनरी सेटअप की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे सवाल ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड में सबसे मतलब हु इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड? तो वो है अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया जितना भी इंपोर्ट करता है लिथियम, वो सब ऑस्ट्रेलिया से ही करता है मेजरली। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं क्या अगला। इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड तिहान लॉन्च्ड इन आईआईटी हैदराबाद। अब इसमें देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस न्यूज़ के बारे में? इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि अपने एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, ये तिहान से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि तिहान क्या है और ये कहाँ सेटअप हुआ। इसके चांसेस थोड़े कम है। चांसेस किस चीज़ के हैं? चांसेस है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है अपना। तो ध्यान रखिएगा, वो है अपने रमेश पोखरियाल निशांक। ये है अपने एजुकेशन मिनिस्टर या फिर एचआरडी मिनिस्ट्री, इन्हीं के पास है। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है। और अगर आपको तिहान के बारे में जानना है, तिहान क्या है, तो ऐसे ध्यान रखिए, मतलब एक टेस्ट बेड क्या होता है पहले जान लीजिए। टेस्ट बेड एक्चुअली होता है कि जो भी रिसर्च हो रहे हैं इंडिया में, तो उन सबको टेस्ट करने के लिए कि हाँ मतलब वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, सही रिजल्ट यील्ड कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म है टेस्ट करने के लिए। अलग अलग रिसर्च अलग अलग फील्ड में, आईटी के फील्ड में या फिर डिफेंस के फील्ड में, किसी भी फील्ड में टेस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन समझ लीजिए, प्लेटफॉर्म समझ लीजिए, उसी को टेस्ट बेड कहते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट करने के लिए अलग अलग रिसर्च को। तो इसमें इंपॉर्टेंट उन्होंने डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रमेश पोखरियाल जो है अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और ये अपने एचआरडी मिनिस्टर, जिसे इन्हीं को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक और अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है अपना, ये है इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन्स इन उत्तराखंड। तो सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेयर इज इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन? तो इसका जवाब है अपने हल्द्वानी। हल्द्वानी जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ओपन हुआ है। अब इसकी खास बात क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेवलपिंग द पार्क इज टू कंजर्व वेरियस पॉलिनेटर स्पीसीज, creating awareness among people in general about the importance of conservation of these species। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीडियम है प्लांट्स जो भी हैं ग्रो करने के लिए। जो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं प्लांट्स, वो पॉलिनेशन की वजह से एक्चुअली उनका फ्लरिशमेंट होता है। ठीक है, बीज जो होता है, बटरफ्लाई जो होती है, वो आती है वहाँ पे, फिर वो नेक्टर वहाँ से उठाती हैं, फिर पोलन ग्रेन्स भी, सबको पता है, आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं वो सब। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है एक तरह का। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए सेटअप किया गया है उत्तराखंड में। अब इससे देखिए दो सवाल बन सकते हैं। एक सवाल बन सकता है कि पॉलिनेटर पार्क कहाँ सेटअप हुआ है,
और एक काफ़ी बार एक सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दिस स्पीसीज या विच ऑफ दिस एनिमल इज अ पोलिनेटर एजेंट, ऐसे पूछा जाता है। तो उसको आपने तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक बैट भी ऑप्शन रहेगा, जो अपने को चमगादड़ बोलते हैं, तो बैट भी ऑप्शन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं अक्सर ये इस चीज को मतलब भूल जाते हैं कि बैट भी एक पोलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन तो गलत दिए जाएंगे, बट उसमें बैट दिया रहेगा, तो आप ये मत समझिएगा कि बैट पोलिनेटिंग एजेंट नहीं है, बैट भी पोलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है अपना ये है इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ध्यान रखिएगा, जो इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर वो कहाँ सेटअप हुआ है, ये सेटअप हुआ है अपने लेह, लद्दाख जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लेह में ये सेटअप हुआ है। अब इससे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बन सकता है कि अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है। ध्यान रखिएगा, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हर्षवर्धन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सेकंड जो हाईएस्ट है जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर वो कहाँ पे है, तो वो है अपने ईटानगर में, और जो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो अपना लद्दाख में। तो तीन क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं, एक तो अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है मेट्रोलॉजिकल सेंटर, और फर्स्ट हाईएस्ट कहाँ है। चलिए बढ़ते आगे। अच्छा, आप देख लेते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है ये बिहार गवर्नमेंट को दिया गया है। किस चीज़ के लिए ये दिया गया है कि ये जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है गवर्नमेंट, तो इसमें क्या किया बिहार गवर्नमेंट ने, क्या किया कि जिसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है वो सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचा दे रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई बिहार का कोई बंदा है कि उसको कोविड-19 में टेस्ट हो गया, उसको गरीब है वो और उसको कुछ मदद चाहिए इलाज कराने के लिए, तो उसको तो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा। तो असिस्टेंस जो है, जो एड जो है मनी के फॉर्म में, बिहार गवर्नमेंट वो सीधे उस बंदे के अकाउंट में दे रही है, बैंक अकाउंट में दे रही है। तो इसी इनिशिएटिव को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत फर्स्ट प्राइज मिला है, ध्यान रखिएगा। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर कौन है अपने, ये अपने रविशंकर प्रसाद, नाम याद रखिएगा, रविशंकर प्रसाद। देखिए ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कि देखिए क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है, जो भी एग्जाम लेता है आरआरबी, फिर टीसीएस वगैरह, ये भी जो यूपीएससी वाला जो होते हैं, इनका जो मतलब इनको ऐसे फैक्ट्स चाहिए होते हैं जो बच्चे को पता हो। अब आपसे बहुत ये रेयर चांस में पूछा जाएगा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड किसको दिया गया था, किसको नहीं दिया गया था, कौन से कैटेगरी में किसको मिला था। पता है सवाल क्या बनेगा, सवाल यहाँ से ये बनेगा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रेजेंट किसने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रेजेंट किया था आपने रविशंकर प्रसाद ने। और इसी से एक और सवाल मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर कौन है अपने, तो वो है अपने रविशंकर प्रसाद, ठीक है। दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी कहाँ पे है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ध्यान रखिएगा ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ऑर्गेनाइज की गई थी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि फर्स्ट हॉट एयर बैलून कहाँ पे सफारी कहाँ पे हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी। वो इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनर है वो फोकस करेगा कि वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पे हुई थी। आपसे ये पूछा जाएगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा ये है अपने मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। वो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस पूछा ही जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक है अपना वो है आईसीआईसी बैंक एंड गूगल पे कोलैबोरेटेड टू ब्रिंग डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट टैग। तो आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो हर गाड़ी, जितनी भी गाड़ियां हैं इंडिया में, फोर व्हीलर्स हैं, उनके लिए फास्ट टैग मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको पता होगा ये चीज़। तो इससे इम्पोर्टेंट क्या है, ये पूछा जा सकता है कि वो जो डेडलाइन है मैंडेटरी किया गया कि कब तक आपको कराना ही कराना है, तो वो डेट है, याद रखिएगा, जनवरी 1 2021, ये जो डेट है तब इस डेट के आपको पहले पहले फास्टैग जो है अपने गाड़ियों में लगवाना ही लगवाना है, ठीक है। और कंपनी अगर पूछा जाता है कि कौन दो कंपनी कोलैबोरेट की हैं, तो याद रखिएगा आईसीआईसी बैंक एंड गूगल पे। नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट हो सकता है आ जाए। चलिए, एक क्वेश्चन अगला जो टॉपिक है वो ये है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम सिलचर, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है इसके बारे में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स होता क्या है जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ बनाया गया, ठीक है, तो इसको ऐसी जगह बनाया जाता है कि जहाँ से जो आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट एक बेनिफिट मिले। अब बेनिफिट क्या मिले कि मान लीजिए ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, तो मान लीजिए यहाँ पे जितने भी जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, कुछ में भी, और यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो अब मान लीजिए
अभी इंडिविजुअली अलग अलग जगह पे पूरे इंडिया में इंपोर्ट करने से अच्छा है कि सारे जो जितने प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्या टॉपिक अपना। अगला जो टॉपिक है ये है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम सिलचर। थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। अब जैसे मान लीजिए ये अपना, ऐसे समझ लीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ये एक स्टेट, ये एक स्टेट, ये एक स्टेट, ये एक स्टेट, ठीक है। अब जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है वो यहाँ ऐसी जगह पे बनाया गया है कि जो इसके आस पड़ोस के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी मान लीजिए स्टेट के प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, वो अपना सारा का सारा सामान यहाँ ला सकते हैं। और यहीं से इसी लॉजिस्टिक पार्क से या तो रोडवेज के थ्रू, या तो एयरवेज के थ्रू, या तो मतलब लैंड वाटरवेज के थ्रू पूरे इंडिया में हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है अपना लॉजिस्टिक पार्क का। तो ये कहाँ स्टैब्लिश किया गया, ये किया गया आसाम के सिलचर में, ठीक है। अब इससे बनने वाले एक दो क्वेश्चन ये हैं कि देखिए जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अपने को पता है, जो कि वेस्ट से पूरे ईस्ट को कनेक्ट करता है इंडिया के, उसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, आपको पता है नाम। अब ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से दो सिटीज के बीच में, ध्यान रखिएगा ये है सिलचर आसाम के बीच में, और सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का जो एरिया बोलते हैं वहां से। तो एक एक्चुअली है ये सिलचर टू पोरबंदर, ठीक है। सिलचर टू पोरबंदर जो कनेक्टिंग पूरा रोड है इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन से दो सिटीज के बीच में, तो सिलचर और पोरबंदर। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, किसान रेल काफी फेमस हुआ था कुछ टाइम से, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये। तो ध्यान रखिएगा जो 100th किसान रेल जो अभी फ्लैग की गई है, ये की गई है अपने संगोला महाराष्ट्र से शालीमार इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो पहला जो किसान रेल था वो कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। ध्यान रखिए ये चलाया गया था देवलाली इन महाराष्ट्र से दानापुर इन बिहार, ठीक है। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा फर्स्ट जो है किसान रेल वो कहाँ से कहाँ चलाई गई थी। तो याद चलाई गई थी देवलाली टू दानापुर इन बिहार तक, ठीक है। और 100 कहाँ से कहाँ चलाई गई, ये चलाई गई है संगोला से शालीमार के बीच में। अब किसान रेल एक जान लीजिए क्या है हल्का सा। जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान जो भी फल उगाते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, जिनका ये डर होता है कि बहुत जल्दी वो खराब हो सकते हैं, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनको एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भेजने के लिए रेलवेज ने एक स्कीम निकाला है कि आप जितना भी प्रोडक्शन है पेरिशेबल आइटम्स का, जैसे फल सब्जी हो गया, इनको आप किसान रेल के माध्यम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अफोर्डेबल रेट्स पे भेज सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है इसका। अगला क्या है, अगला है इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो पहला ड्राइवरलेस ट्रेन है ये कहाँ चलाया गया। ध्यान रखिए ये चलाया गया आपने दिल्ली मेट्रो में, ठीक है। दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन में इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन चलाया गया है, ठीक है। सेफ्टी के हिसाब से काफी अच्छा है ये, और इसको फ्लैग ऑफ किया था नरेंद्र मोदी ने। अब इससे क्वेश्चन ये बन सकता है और एक और, कि जो अभी इंडिया का सबसे न्यूएस्ट इंडिया का मेट्रो कहाँ पे है, कहाँ पे बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा ये बनाया गया है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में इंडिया का सबसे न्यूएस्ट मेट्रो स्टेशन या मेट्रो सिस्टम जो है ये स्टार्ट किया गया है। देखते हैं अगला। जो अगला अपना टॉपिक है ये है ई संपदा वेब पोर्टल। अब ये इन संपदा वेब पोर्टल क्या है एग्जैक्टली क्या नहीं है, ये आपका मतलब कंसर्न नहीं होना चाहिए। कंसर्न ये होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर। क्यों, क्योंकि यही अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये बर्थ डेट है, उन्हीं की एनिवर्सरी पे मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। तो क्वेश्चन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो आईसीसी अवार्ड्स हुए हैं, डिकेट आईसीसी टीम्स और डिकेट के बारे में जो जो अवार्ड्स दिए गए हैं। ध्यान रखिए जो आईसीसी ने क्या क्या किया है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन और विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी को बेस्ट कैप्टन ऑफ द डिकेट का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये कि बेस्ट कैप्टन ऑफ द डिकेट का किसको अवार्ड मिला है, ये मिला है अपने एमएस धोनी को। अच्छा, इसी में ही आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया है, इसी में ही एमएस धोनी को ही दिया गया है, ठीक है। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ मैं क्यों दिया गया है, क्या एग्जैक्टली एमएस धोनी के कौन से ऐसे जेस्चर को देखा आईसीसी ने नोट किया है जिसकी वजह से इनको ये प्राइज दिया गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। छोटी सी कहानी ये है कि 2011 में इंग्लैंड और इंडिया के बीच में सेकेंड टेस्ट चल रहा था, ठीक है। और वहाँ के बैट्समैन था ये बेल है, पूरा नाम क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद इयान बेल था कौन था, जो बेल है ना वो रन आउट हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। बट महेंद्र सिंह धोनी क्या नोट करता है कि जो स्टंप्स के जो
बेल्स होते हैं वो कब गिरे, वो गिरे एग्जैक्टली जो टी ब्रेक होता है, टी ब्रेक के कुछ सेकंड के बाद। तो टेक्निकली क्या कहा जाएगा कि वो जो मतलब टी ब्रेक होने की वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि वो बॉल डेड हो गई। जब बॉल डेड हो गई तो उसके आउट होने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये बात एम एस धोनी ने अंपायर को नोट डाउन कराया कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, टी ब्रेक होने के बाद, अनाउंस होने के जस्ट बाद ही वो आउट हुआ था, ठीक है बैट्समैन, तो ये आउट नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो इसी ऑनेस्टी की वजह से ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया है एम एस धोनी को। छोटी सी कहानी थी, ध्यान रखिएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा, एम एस धोनी नाम भूलोगे भी कैसे आप। चलो, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है हेमंत कुमार पांडे को, ठीक है, सीधे सीधे नाम याद रख लो, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है हेमंत कुमार पांडे को। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और ये बनेगा कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है, ठीक है, एक तो ये बन जाएगा किसको दिया गया है, और एक ये बनेगा कि डीआरडीओ, डीआरडीओ कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। तो ये आता है अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पूछा ये भी जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अभी कार्यभार किसको दिया गया, मतलब हु इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। तो ये है अपने श्री राजनाथ सिंह, ये है अपने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दो तीन क्वेश्चन हुए हैं, दो तीन इंसिडेंट्स में देख लेते हैं। एक इंसिडेंट ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर्स। तो ये है कर्नाटका, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट अगर आ जाए तो फिर देख लेना आप। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 50 गोल्स इन द इंडियन सुपर लीग। जो अपना आईएसएल चल रहा है, इसमें 50 सबसे पहले 50 गोल करने वाला इंसान कौन है, तो वो है सुनील छेत्री। किससे खेलते हैं ये, बैंगलोर एफसी जो फुटबॉल टीम है उनके ये कैप्टन है, उसी से खेलते हैं, और साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम है उसी के ये कैप्टन है। तो पूछा इससे जा सकता है एक और सवाल कि इंडिया की जो रैंकिंग है फीफा में वो कितनी है। तो ध्यान रखिएगा वो है 108, 108 है रैंकिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, हु रिलीज द बुक ऑन अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे किसने बुक रिलीज किया है, तो बुक रिलीज किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। चलिए, और एक लास्ट जो टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि सबसे जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर इंडिया में कौन लेके आया है। तो ये लेके आया सोनालिका जो कंपनी है, वो इंडिया में सबसे पहली ट्रैक्टर लेके आई है, इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लेके आई है। इसका प्राइस बोला जा रहा है कि 5.99 करीब करीब 6 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है। तो दिसंबर के लास्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में, सीएचएसएल में, एसएससी के एग्जाम्स में, सीजीएल में, और सीडीएस भी होने वाला है फरवरी में, उसके लिए एसीआई जो आईबी का है पोस्ट, उसके लिए अभी जो भी एग्जाम्स है, कहने का मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।